गुड मॉर्निंग आंचल। तो केस सिनेरियो की मैंने आपको फाइल भेजी हुई है, ये आपकी लेटेस्ट है फाइल। इसमें 50 केस सिनेरियोज है, पुरानी वाली नहीं कर रहा मैं, नई वाली करवा रहा हूँ। तो हमने केस सिनेरियो 7 तक तो कर लिया था, 7 तक कर लिया था। अब उसके बियॉन्ड चलते हैं, केस सिनेरियो 8 से स्टार्ट करेंगे हम। राइट, तो आई होप सबके पास प्रिंट आउट है, नहीं है तो अभी स्क्रीन पे देख लो। बट इनका प्रिंट आउट ले लो, मैंने शायद ग्रुप में शेयर किया हुआ है सबके साथ। राइट, तो मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ केस सिनेरियो 8। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें है, 4 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला है रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन परचेज्ड बाय मिस्टर मोहनराज इन अप्रैल, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो पीओएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो आपको पीओएस का आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 गुड्स का और सेक्शन 12 सर्विसेज का, तो वो देखेंगे हम कि आईफोन है तो गुड्स में आ जाएगा ये। सेक्शन 10 यूज होगा आईजीएसटी एक्ट का, प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में है। फिर डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो वैल्यू करनी है तो सेक्शन 15 यूज होगा। फिर उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर मोहनराज फॉर द मंथ ऑफ जून इंक्लूडिंग आरसीएम ट्रांजेक्शन इफ एनी विल बी डैश ईच अंडर सी एंड एस। तो आपको सी या एस किसी एक में कैलकुलेशन करनी है, और टोटल करके नहीं पूछा हुआ, तो आईटीसी और आरसीएम दोनों अप्लाई होंगे। तो इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। फिर इन रिलेशन टू गुड्स रिटर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो गुड्स रिटर्न की है। तो जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न होते हैं तो सप्लायर क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट की डेबिट नोट। तो एक तो वो देखना है, और बी टू बी करेगा या बी टू सी करेगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ रीड करना। पहला आपका आईफोन का प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर मोहनराज ऑफ केरला अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो मोहनराज अनरजिस्टर्ड है, राइट, इज एंगेज इन सप्लाइंग कॉस्मेटिक आइटम्स विद इन केरला। तो ये कॉस्मेटिक आइटम्स बेचता है केरला में। इन अप्रैल उसने ऑर्डर किया आईफोन, राइट, आईफोन ऑर्डर किया ऑनलाइन। ऑनलाइन उसने ऑर्डर किया होगा अमेजोन के थ्रू, फॉर ए सन जो कि पढ़ रहा है पुणे महाराष्ट्र में, राइट। एक ईसीओ के थ्रू, ईसीओ के थ्रू वो ऑर्डर किया उसने। उसने बिलिंग के लिए अपना केरला एड्रेस दिया, राइट, और डिलीवरी के लिए बिलिंग केरला हो रही है, शिप या डिलीवरी कहाँ हो रही है, सन जो बेटा है उसके हॉस्टल में जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सप्लायर, देखो amazon के थ्रू ऑर्डर करते हो, सप्लायर कहीं भी हो सकता है पूरे इंडिया में, एंड amazon कहीं भी हो सकता है, राइट। अब सप्लायर कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन सप्लायर की एक जो गोडाउन है वो कर्नाटका में लोकेटेड है। तो उसने कर्नाटका वाले गोडाउन से सप्लायर ने आईफोन भेज दिया, और आईफोन चला गया महाराष्ट्र, बिलिंग हुई केरला। अब इसमें वो आपसे पूछेंगे इस ट्रांजेक्शन की आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो आपका ये बी टू बी है कि बी टू सी है, बी टू सी है, क्योंकि देखो जिसने फोन मंगवाया वो अनरजिस्टर्ड है। और आपके पास 4 स्टेट्स आ रही है, केरला आ रही है एक स्टेट, एक महाराष्ट्र आ रही है, राइट, दिल्ली आ रही है, कर्नाटका आ रही है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन होगी, केरला, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो बिना आंसर देखे बताओ, आपको याद है, अगर है तो आंसर लिखो, अगर नहीं याद तो थम्स डाउन कर दो या लिख दो कि डोंट नो। तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि ये सेक्शन कहाँ पे आपका है जिसमें इसका आंसर गिवन है। तो मॉड्यूल से आपको दिखा दूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, आगे सेक्शन रिकॉल करो कौन सा है। अगर आंसर आता है तो ए बी सी डी, नहीं आता तो थम्स डाउन कर दो। वेल डन शगुन, शेरी, बाकी सब। हरप्रीत ने डी आंसर किया, ओके। पंकज ने भी डी आंसर किया, राइट। तो आपको देखो ये तो सब एग्री कर रहे हैं ना, प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा और सेक्शन 10 लगेगा गुड्स का, ठीक है।
तो ऐसा करते हैं हम, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 रिकॉल करते हैं, और इसका सब सेक्शन तुम्हारे से रिलेटेड है जो तुम कर रहे हो। ओहो, गलत खुल गई फाइल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 10 मैं निकाल रहा हूँ, और 10(1)(CA था शायद। 10 सेक्शन 10(1)(CA). Supply is made to unregistered person where the supply of goods is made to a person other than a registered person। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई हो रही है, तो इस केस में मोहनराज अनरजिस्टर्ड था। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ए और सी में चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। ए क्या होता है जहां पे आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, और सी क्या होता है जब नो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है। ए और सी को तो भूल जाओ, 10(C) उनको ओवरराइड कर रहा है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। और आपको कंसीडर क्या करना है? डिलीवरी एड्रेस। अगर बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो बात को समझो। मोहनराज एक फादर है, ठीक है, वो कहाँ पे? केरला में है। उसने अपने बेटे के लिए, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, आईफोन ऑर्डर किया, और वो डिलीवर भी कहाँ जाके हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। राइट, महाराष्ट्र में गया। अब मेरे को बताओ, जो आईजीएसटी का कंसेप्ट है, जीएसटी का कंसेप्ट है, दैट इज कंजम्पशन बेस, की जहां पे कंजम्पशन हो रही है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, अगर उसका बेटा अगर महाराष्ट्र में है, पुणे में है, तो वो फोन भी तो वहीं यूज कर रहा है ना, हॉस्टल में अपने। तो एक तरह से कौन सी स्टेट को रेवेन्यू चाहिए होगा? तो वो चाहिए होगा महाराष्ट्र की स्टेट को। तो ये सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने अ, जो भी, जहाँ पे जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रही है, वहीं पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो यहाँ पे अ, आपका लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, दैट विल बी डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस क्या था? इधर इधर था आपका महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो बताओ, सबको याद आया? थम्स अप करो अगर याद आया। ठीक है, तो ऐसे रिकॉल करना है। देखो, इससे तुम्हारा सेक्शन 10(1)(CA) रिवाइज हो गया। और ऐसे करके तुम अगर केस सिनेरियो करोगे, तो जो भी तुम सेक्शन होगा, जो भी एप्लीकेबल होगा, उसको पूरा रीड कर लेना। इससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बतानी है मोहनराज की। चलो आगे चलते हैं। अब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करगी, वो कॉस्मेटिक आइटम्स बेच रहा था, उसकी टर्नओवर एक्सीड करगी, गुड्स में है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इन द स्टेट ऑफ केरला? 40 लाख है, ठीक है, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड मिलती है। तो 40 लाख इन द मंथ ऑफ में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करगी, तो उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ मोहनराज एंड कंपनी, एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और केरला में रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब उसका हमें आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू निकालनी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। उसने गुड्स 150 की सप्लाई करी एक अनरजिस्टर्ड बायर को इन केरला, और आउट ऑफ द सेट सप्लाई स्टॉक वैल्यूड एट 50,000 वॉज रिटर्न टू मोहनराज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखो, उसने 150 की तो सप्लाई करी B2C, कौन से मंथ में? जून मंथ में। इसमें से जो रिटर्न आया 50,000 का, वो रिटर्न आया अगस्त मंथ में। राइट, तो ये डिटेल दी है। फिर उसने 10,000 पे किए टूवर्ड्स रेंट टू अ लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द शॉप टेकन ऑन रेंट एट अ बस टर्मिनल इन केरला। उसने 10,000 पे किए। पे मतलब क्या हुआ? इनवर्ड है ये तो। राइट, ये आउटवर्ड है। और रेंट पे किया उसने, क्या किया था? एक रेंट शॉप पे ले ली, एक बस टर्मिनल के पास, और लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो जगह बिलोंग करती है, तो 10,000 उसका रेंट पे कर दिया, ठीक है। और उसने 20,000 रेंट पे किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि उसने रेंट पे लिया केरला में,
और इसको अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा है, तो ये है तो इनवर्ट। बट क्या ये सप्लाई है या नहीं है वो देखेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके MCQ 2 और MCQ 3। तो सबसे पहले MCQ 2, वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई बतानी है फॉर द मंथ ऑफ जून। 160, 150, 170, 30। तो बताओ आपकी वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी है जून मंथ में। ये तो इजी है। बी, 1.5 लाख। आप नेट नहीं कर सकते, अगस्त में जाके 50,000 रिटर्न हो रहा है, बाई चांस उन्होंने 1 लाख भी ऑप्शन दी होती तो वो उसकी आउटपुट सप्लाई नहीं होनी थी जून मंथ की, उसकी आउटपुट सप्लाई 150 ही होनी थी। और 50,000 का क्रेडिट नोट इश्यू होता अगस्त मंथ में जाके, तो वो अगस्त मंथ की कोई और आउटपुट सप्लाई होती उससे एडजस्ट होता। जून मंथ में आउटपुट सप्लाई 1.5 लाख ही रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? 1,50,000। ठीक है, अब उसके बाद अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर मोहन राज। एक बार GST भी रेट देख लेते हैं। एप्लीकेबल रेट फॉर GST फॉर गुड्स आर 2.5, 2.5 एंड 5, और अगर सर्विसेज ले रहे हो तो 9, 9 या 18 है। ठीक है, और सारी कंडीशन ITC की कंपाइल होगी है, जो भी सेक्शन 16 की कंडीशन है। अब आपको बताना है जून मंथ के लिए RCM का भी इनपुट मिल जाता है अगर कोई है। व्हाट विल बी द ITC दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस्टर मोहनराज? 3600, 1800, 900 या 2700? तो बताओ आपका कितना होगा ITC? ABCD क्या ऑप्शन है? एक आपका ये आईफोन भी इन्वर्ट था। चलो, उन्होंने आईफोन का तो देखो वैल्यू नहीं गिवन थी। क्या आईफोन की अगर वैल्यू गिवन होती, उसका GST गिवन होता, क्या इसका ITC ले सकता था? ITC का ध्यान रखना कि ITC सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। आउटवर्ड सप्लाई जब आउटपुट टैक्स जमा कराना होता है टैक्सेबल पर्सन को कराना होता है, ITC सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को कराना होता है। सेक्शन 16 में शुरू में हमने ये पढ़ा था। तो आईफोन का तो ITC नहीं मिलना। ठीक है, ये आउटपुट सप्लाई है। अब ये दो इनवर्ड्स है, तो इसको देख के बताओ सर्विसेज का रेट 18% है, 9+9, गुड्स का 2.5+2.5 5 है। तो वो कितना ITC क्लेम करेगा? आपके ये चार ऑप्शन है, 36, 1800, 900, 2700। तो जल्दी से आंसर दो। तो सब आंसर देंगे। अभी एक ही बच्चे का आया, हरप्रीत का आंसर आया। बी, एस टू इज आर। ठीक है, हरप्रीत का आंसर। बाकी सब भी आंसर दो। प्रियांशु भी आंसर दे रही है, ठीक है। ओके, जिनको नहीं ध्यान आ रहा, 2-3 बच्चे दे रहे हैं आंसर, ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। आपका पहला इनवर्ड है, पहला इनवर्ड। आपने 10,000 रेंट पे किया लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, तो इस पे ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले तो ये बताओ, ये फॉरवर्ड चार्ज में है कि रिवर्स चार्ज में है? F लिखो फॉरवर्ड चार्ज के लिए, रिवर्स चार्ज के लिए R लिखो। ध्यान है सबको? ट्रैप याद है? अगर ट्रैप में फंस गए आप तो आपको क्या कराना होगा? GST RCM में कराना पड़ेगा। तो अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, आपको रिकॉल भी करा देता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है आपका RCM में। फॉलोइंग सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, क्योंकि रेंट पे दी है तो लोकल अथॉरिटी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो लैंडलॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो सप्लायर भी कौन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट, और अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, तो इफ रेंटिंग सर्विसेज सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया मोहनराज, तो RCM एप्लीकेबल होगा, और रजिस्टर्ड पर्सन मोहनराज को इस पे GST RCM में जमा कराना पड़ेगा और इनपुट भी ले लेगा। ठीक है, और अगर बाय चांस मोहनराज अनरजिस्टर्ड होता तो फिर हाँ, फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को खुद जमा कराना पड़ता। बट क्योंकि अब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो कहा कि हाँ, कि गवर्नमेंट पे क्यों, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो काम कुम करते नहीं है और GST भी चाहिए, तो बेटर है रेसिपिएंट से ले लेते हैं। क्लियर हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का केस हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के केस में तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। तो यहाँ पे लोकल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नहीं है, तो इस केस में RCM लगेगा।
और आईटीसी भी मिल जाएगी। और आईटीसी कितना मिलेगा? 10,000 का 9%, क्योंकि सर्विसेज है तो 900 ईच, C+S। फिर उसके बाद 20,000 आपने रेंट पे किया। रेंट पे किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, और उसका पर्पस क्या है? पर्सनल रेजिडेंस, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसने अपने खुद के पर्सनल रेजिडेंस के लिए लिया है। तो बताओ क्या ये सप्लाई है या नहीं है? इनवर्ड है, लेकिन क्या ये सप्लाई है या नहीं है, या फिर एग्जाम सप्लाई इसको बोले हम? सप्लाई भी है, एग्जाम है। सप्लाई तो है, दिस इज एन एग्जाम सप्लाई, राइट? तो एग्जाम सप्लाई है तो उस पर जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 900 ईच। तो ध्यान रखना, 1800 मत कर देना, क्योंकि आपका अगर 10,000 का आप 18% करोगे तो 1800 होगा। तो अगर गलती से 1800 सेलेक्ट किया गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है 900 ईच। तो इन चीजों का ध्यान देना होता है। और 2 नंबर आप अननेसेसरी लूज करोगे अगर ये चीज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो सी और एस कह रहा है। अगर ऐसे कह देता आईजीएसटी और यहाँ पे ईच वर्ड काट देता, अंडर आईजीएसटी करता, तो फिर 1800 आता। तो इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना, इससे आपके नंबर बहुत लूज होते हैं। तो 2 नंबर आपके लूज हो जाएंगे इन स्पाइट आपको आता था। तो यहाँ पे आपका 900 ईच इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अब इन रिलेशन टू गुड्स रिटर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो 50,000 के गुड्स रिटर्न हुए थे, तो मोहनराज क्या इशू करेगा? B2B क्रेडिट नोट, B2B डेबिट नोट, B2C क्रेडिट नोट, या B2C डेबिट नोट? तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और B2B होगा, B2C होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, A B C या डी? ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। गुड्स किसने लिए थे? अनरजिस्टर्ड बायर ने। तो ये तो बहुत इजी है, आई होप सब ठीक आंसर दे देंगे, ABCD। सबने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, इससे इजी नहीं हो सकता। एक तो जब वैल्यू कम हो रही है, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो क्रेडिट नोट होगा। और क्योंकि अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ने लिया था, उसने रिटर्न किया है, तो उसको B2C हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, इसका कॉलम भी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको पोर्टल पे जाके। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक रजिस्टर्ड का अलग आता है, अनरजिस्टर्ड का अलग आता है। तो अनरजिस्टर्ड में हम B2C क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, चलो ये भी डन है आपका केस सिनेरियो। अब आगे चलते हैं। ओके, केस सिनेरियो नंबर 9। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। मौर्य एंड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 फॉर फाइनेंशियल 17-18 अंटिल व्हेन? तो ये आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में है, तो उसको भी रिवाइज करा दूंगा। तो देखते हैं, तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस इग्नोरिंग ब्रेकअप बिटवीन CSNI, आपको टोटल ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस बताना है। दैट विल बी डिडक्टेड बाय रेसिपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड टू वेरियस गवर्नमेंट्स। तो आपका टीडीएस का ग्रॉस अमाउंट क्या होगा? ठीक है, जो डिडक्ट होगा। फिर थर्ड, ये आपका सेक्शन 51 हो जाएगा। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ excess claim of ITC under IGST, the firm would be liable to pay interest in on the excess availed IGST ITC amount of nil 1081 lakh। तो ये आपका इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स में जो हमने चैप्टर किया था, उसमें से इंटरेस्ट कितना पे होगा उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ना। ओके। Maurya and Company, registered under GST, is engaged in textile manufacturing business in the state of Tamil Nadu। ठीक है। अब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, ये ना पहला साल था जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था, राइट? डिमोनेटाइजेशन 2016 में आई थी, एंड जीएसटी स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो इसका जो वैसे ड्यू डेट ऑफ GSTR 9 बनता था, मैं तुम्हें बस नॉलेज दे रहा हूँ, ये तुम्हें लर्न नहीं करना। 17-18 का आपका क्या होगा? अगले साल के 31 दिसंबर, 31/12/18। बट क्योंकि ये पहला साल था, तो लोगों को पता ही नहीं था कैसे रिटर्न्स फाइल करनी है, तो 31/12/18, राइट? और
ये जो ड्यू डेट थी ये एक्सटेंड होके पता कहां तक पहुंच गई थी? 7/2/20 तक। 2 साल से भी ज्यादा एक्सटेंशन। 2 साल कितना हो गया है? नहीं, 2 साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल एक्सटेंशन होगी थी इसकी, क्योंकि लोगों को आता ही नहीं था। पहले साल था वो GSTR 1 और 3 भी ही नहीं फाइल कर पा रहे थे अच्छे से। तो एनुअल तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर तुम प्रैक्टिकली कल GST रिटर्न कभी फ्यूचर में करोगे तो GSTR 9 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें पूरे साल का आप क्या करते हो, रिकनसाइल करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी आपने ऑडिट की है इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर, फिर GST रिटर्न्स फाइल की है 1 3 भी, बहुत रिकनसिलेशन होती थी, बहुत दिक्कत आई थी। बट चलो एनीवेज, आपकी GSTR 9 की डेट क्या कर दी उन्होंने? 7/2/20 कर दी, राइट। और अकाउंटेंट ने रिटर्न फाइल कब करी? 7/3/20 को। उसने एक महीना और लेट कर दिया, मतलब ड्यू डेट जो थी 9 की एक्सटेंड होके 7/2/20 हो गई थी। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने, मॉरियन कंपनी के अकाउंटेंट ने GSTR 9 एक महीना लेट करी 7/3/20 को, ठीक है। और 17/18 फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई अपील, रिवीजन या इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कब तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करनी पड़ेगी। कभी भी डिपार्टमेंट पूछ सकता है ना कि हाँ भाई तूने 9 भरी है, 1 3 भी भरी है 17/18 की, तेरे पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है मेरे को दिखा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेरे को रिटेन एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इतना डाटा इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास। तो उन्होंने टाइम पीरियड बांधा हुआ है। ये नहीं है कि 15 साल पहले का भी मेरे से सरकार डाटा मांग सकती है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। तो एक टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड कितना है? तो 17/18 की बुक्स कब तक मेंटेन करनी है? 31/3/24 को, 31/3/24 तक, 7/3/25 तक, 7/2/26 तक, या 7/3/26 तक? तो अगर तो आता है आंसर तो आंसर दो, नहीं आता थम्स डाउन कर दो ताकि तुम्हें रिवाइज करा दूं। ओके, हरप्रीत ने आंसर दे दिया। जिसको नहीं आता थम्स डाउन कर दो। प्रियांशु ने सी आंसर दिया है। शगुन को नहीं ध्यान, ओके। गगन ने भी सी दे दिया आंसर, ठीक है। तो अब मन्नत ने भी थम्स डाउन कर दिया है। तो अब आपका ये है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में है ये वाला पार्ट। तो आपको रिकॉल करा देता हूँ। हम्म। तो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, ये आपका जो लास्ट चैप्टर है ना उसमें है ये। तो इसको रिवाइज करेंगे। सेक्शन 36 है, राइट। सेक्शन 35 में क्या था? सेक्शन 35 में क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने हैं। एंड 36 में था आपका कि कब तक रिटेन करने हैं, राइट। तो एज पर सेक्शन 36 ऑफ CGST एक्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 35। 35 में आपका क्या अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, 36 में कब तक रिटेन करने हैं। रिटेन कब तक करने हैं? इंपॉर्टेंट, 72 मंथ्स या फिर 6 years। दिस इज इंपॉर्टेंट, माइंड में डाल लो ये बात। 72 महीने या 6 साल फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट की एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट जो सरकार ने ड्यू डेट रख दी उस साल की, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स। तो आपको ड्यू डेट से 72 मंथ्स देखने हैं। लेकिन अगर उस साल का रजिस्टर्ड पर्सन का कोई अपील, रिवीजन या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब मेरे को बताओ, अगर कोई अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपको पता है कि इंडिया में कोर्ट कचहरी में, एपिलेट ट्राइब्यूनल में या कोई अथॉरिटी, ये कंसेप्ट आप सीए फाइनल में करोगे। बस ये समझो कि कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, राइट। तो केस तो सालों साल चलता है, राइट। अब एक 17/18 का केस चल रहा है कोर्ट में, राइट। और सुनवाई होते होते काफी टाइम निकल गया। अब जब एक्चुअली केस लगा, ठीक है, हियरिंग हुई, तो रजिस्टर्ड पर्सन पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो जी 6 साल हो गए थे, वो देखो एक्ट में लिखा था सेक्शन 36 में कि 6 साल तक रिटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वो तो टाइम निकल गया, मैंने अपनी बुक सारी डिलीट कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी है। तो अब मेरे पास बुक्स नहीं है। तो फिर वो सरकार ने नहीं रखा, उन्होंने लॉ में डाला कि अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उस टाइम पीरियड को आपने इग्नोर करना है। उस टाइम पीरियड को क्या करना है? सॉरी, उस टाइम पीरियड को आपने कंसिडर करके देखना है कि आपका जब भी वो
अपील, रिवीजन या प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती है, उससे 1 साल तक, और एक तो वो डेट, और 72 months फ्रॉम द पीरियड अबव, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, दैट विल बी द आपकी डेट जब तक आपको बुक्स रिटेन करनी है। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया था, देखता हूँ अभी है मेरे पास अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में। पीरियड ऑफ रिटेंशन, जैसे अब लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, ठीक है। एनुअल रिटर्न ड्यू डेट 31/12/21 है, ठीक है। इसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, तो इसका कितना आपने मंथ्स देखना है, 72 months या 6 years। तो क्या डेट हो जाएगी, 72 months 6 years मतलब 31/12/27, ये हो जाएगी, राइट। और एक सेम 20-21 का एक और केस लेते हैं। एनुअल ड्यू डेट जो है रिटर्न की वो सेम 31/12/21 है, लेकिन इस ईयर के रिगार्डिंग अगर कोई केस चल रहा हो और जो फाइनल डिसीजन है केस का वो 30/3/28 को आया, 30/3/28 को फाइनल डिसीजन आया जो केस चल रहा था, उसमें 1 साल ऐड कर दो। तो आपको 30/3/28 में 1 साल ऐड करके 30/3/29 और 31/12/27, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, लेटर क्या हो जाएगी फिर, 30/3/29, ये हो जाएगी, ठीक है। लेट सपोज इधर अगर मैं कर देता कि केस की सुनवाई होगी 30/3/25 को, तो इसमें अगर 1 साल ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, +1 year ऐड करूंगा, तो दैट विल बी 30/3/26। और तब इन दोनों में से लेटर डेट कौन सी हो जाएगी, इन दोनों में से तब 31/12/27 ही रहने वाली है। तो आपको ऐसे आंसर देना है। तो बताओ, क्लियर हुआ, रिकॉल हो गया पूरा सेक्शन? ठीक है, अब हम आंसर देंगे जो हमें एमसीक्यू पूछा है। अब सबने आंसर देना है। अब इसके रिगार्डिंग कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है। और ड्यू डेट थी 7/2/20, और एक्चुअल अकाउंटेंट ने फाइल करी 7/3/20 को। तो बताओ इसकी ड्यू डेट क्या बनी है, ABCD। 72 months कौन सी डेट से काउंट करने हैं आपको, तो आपको काउंट करनी है ड्यू डेट से। 7/2/20 से 6 साल ऐड करता हूं, तो ये आपके बनेंगे 7/2/26। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 7/2/26। तो बताओ, क्लियर है सबको, थम्स अप करो। बिल्कुल ठीक। चलो आगे चलते हैं। ओके, राइट। ओके, दे सप्लाइड धोतीज एंड साड़ीज टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 25, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। तो उन्होंने साड़ी सप्लाई करी 295 including GST at the rate of 18% to गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर तमिल का जो न्यू ईयर डिस्ट्रीब्यूशन का फेस्टिवल होता है उसमें 295 जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो एक तो ये, फिर धोती सप्लाई करी 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18% टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन, एक ये। फिर थर्ड, सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोतीज टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर जिसकी वैल्यू है 368750, इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है 18%। और said supply was made to its government undertaking in Chennai, Tamil Nadu. Invoice was issued to आंध्र गवर्नमेंट इन तिरुपति। तो उसने कहानी सी दी हुई है कि हाँ ये जो आंध्र प्रदेश वाली है ना, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को करी, लेकिन सेट सप्लाई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है इन चेन्नई तमिलनाडु। तो सप्लाई डिलीवर किया तमिलनाडु में, लेकिन इनवॉइस जो इशू हुआ आंध्र की गवर्नमेंट को हुआ जो कि तिरुपति में है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है कि इनमें से आपको पहले तो चेक करना है कि किस किस पे टीडीएस लगेगा, और फिर टीडीएस अमाउंट कितनी बनेगी, फिर टीडीएस अमाउंट बतानी है। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, डिटर्मिन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस, ग्रॉस अमाउंट करना है, CS+I इकट्ठे कितना होगा। तो क्या आता है
आपको करना आता है तो आंसर दो, नहीं आता तो थम्स डाउन कर दो ताकि आपको रिकॉल कराऊं। तो ये आपके पास तीन सप्लाईज हैं। आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता थम्स डाउन कर दो। हरप्रीत ने 12 to 50 आंसर दिया, तो देखते हैं 12 to 50 ऑप्शन है भी है। तो ऑप्शन सी दिया हरप्रीत ने आंसर, ओके। बाकी सब बताओ। पंकुश ने ए दिया, शैरी ने सी दिया, शगुन ने भी सी दिया, पंकुश ने भी सी दे दिया, ओके। प्रियांशु ने भी सी दिया, चलो वेल डन। तो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 295 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 18%। तो 295 में जीएसटी है और 18% है। तो आपको तभी टीडीएस काटना होता है अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड करती है 2.5 लाख से, एक्सीड करती है डॉट 2.5 लाख को, तब नहीं टीडीएस आएगा। तो 295 डिवाइडेड बाई 118%, तो पूरा 250 बनता है। तो 2.5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, तो इस पे तो टीडीएस जी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद सप्लाई धोतीज वर्थ 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%, तो 3 लाख एक्सक्लूडिंग है तो 2.5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो देखते हो आप जीएसटी को हटा के देखते हो, तो इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो 2.5 लाख से ज्यादा है। तो 3 लाख पे 18% है, और आपको इस पे टीडीएस डिडक्ट करना है मॉरियन कंपनी को, या मतलब गवर्नमेंट को, तमिलनाडु की गवर्नमेंट को उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, और मॉरियन कंपनी के कैश लेजर में आ जाएगा। तो 2% टीडीएस है, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका 2% कर दोगे। ठीक है। तो आपको 3 लाख का 18% वैसे बनता है 54,000, लेकिन 54,000 पूरा जीएसटी गवर्नमेंट नहीं पे करेगी। 3 लाख का 2% वो कितना डिडक्ट कर लेगी? 3 लाख का 2% 6,000 डिडक्ट कर लेगी टीडीएस, इसमें 6,000 डिडक्ट कर लेगी। राइट। फिर सप्लाइड साड़ीज एंड धोतीज टू आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को 368,750 इंक्लूडिंग सी जीएसटी एट द रेट 18%। तो पहले तो आपको जीएसटी हटाना है। 368,750 डिवाइडेड बाय 118%, तो कितना हो गया? 3,12,500। राइट। और 2.5 लाख से ज्यादा है, तो इस पे भी अगर 2% करेंगे कितना आ जाएगा? 6,250 आ जाएगा। और क्या इस पे टीडीएस डिडक्ट होना है? क्या प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या डिफरेंट है? मैंने बताया था वो तभी होता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हो। यहाँ पे क्या है? बिल किसको कर रहे हैं हम? बिल हम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है। शिप किसको कर रहे हैं? तमिलनाडु में। तो बिल टू शिप टू है। बिल टू शिप टू के केस में आपका अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो रही है तो जहां बिल हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही हो जाएगी और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी वो हो जाएगी। तो इसमें आपका वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपका और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 6,000 और 6,250 टोटल कितना बन गया? 12,250। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार ये रीड भी कर लो, चलो जल्दी से सब। ये हम्म,
वैसे जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई बोलना होता है ना, तो सिटी नहीं बोलना होता, स्टेट बोलना होता, तो यहाँ पे टेक्निकली इनको आंध्र प्रदेश लिखना चाहिए, रेसिपेंट इज बेस्ड इन आंध्र प्रदेश, ऐसे लिखना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई इज आंध्र प्रदेश, या फिर पूरा लिखो तिरुपति आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से थम्स अप करो। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। किसी को भी डाउट हुआ ना कुछ भी, सर नहीं मेरे को अच्छे से समझ आया जो भी आपने प्रोविजन बताया है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, बट आपको बताना ज़रूरी है कि नहीं आया। राइट, अगला देखते हैं। राइट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 25, फर्म ने रॉन्ग अवेलमेंट की ऑफ एक्सेस आईटीसी अंडर आईजीएसटी हेड फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। तो उन्होंने 1 लाख ना गलत आईटीसी ले लिया, तो क्रेडिट लेजर में उन्होंने 1 लाख गलत आईटीसी 3B के थ्रू गलत आईटीसी ले लिया, बनता नहीं था लेना, ले लिया, क्रेडिट लेजर में डाल लिया। ठीक है। अब 1 लाख क्रेडिट लेजर में आ गया। अब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेस अवेलमेंट अप टू सच रिवर्सल, तो जब से ये एक्सेस अवेल हुआ और ये रिवर्स हुआ, बैलेंस इन द क्रेडिट लेजर ऑफ CSNI वर 70,000 I, 20,000 C&S रिस्पेक्टिवली। फर्म ने फिर आइडेंटिफाई किया रॉन्ग अवेलमेंट एंड रिवर्स द एक्सेस आईटीसी अवेल्ड। तो देखो 1 लाख गलत क्लेम किया, ठीक है, और जब तक रिवर्स किया, ठीक है, तब भी आपके क्रेडिट लेजर में ये 70, 20 और 20 पड़ा हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं ये टोटल कितना हो गया, 110 हो गया ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस आई क्लेम ऑफ आईटीसी अंडर आईजीएसटी फर्म को इंटरेस्ट कितना पे करना है, कितने अमाउंट पे करना है, नील, 10,000, 80,000 या 1 लाख? तो बताओ। अगर याद है तो आंसर दो, अगर नहीं है तो थम्स डाउन कर दो। मन्नत को नहीं याद, प्रियांशु को नहीं याद, अक्षत को नहीं याद। ओके, ठीक है, रिवीजन आप सबको करनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर है ये, आईटीसी से पहले। रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये देखो, ओके, where any amount has been credited in the electronic cash ledger as per the provision of section 49(1) on or before the due date, but is debited from the said ledger for payment of tax while filing the said return after the due date, the said amount shall not be taken into consideration while... एक सेकेंड को चेक करने तो यही है। मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे है ये। मैं वो वाला देख रहा हूँ, क्रेडिट लेजर वाला।
आईटीसी में तो नहीं है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे को एक बार फिर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से पूछा है, बट मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गलती से 1 लाख का आईटीसी आ गया, आपने क्लेम कर लिया, राइट। और आपने जब तक इसको रिवर्स किया तब आपका 1,10,000 आईटीसी पड़ा हुआ था। अब आपको ये जो क्लेम किया आपने, आईजीएसटी क्लेम किया, आईजीएसटी क्लेम किया, लेकिन जो पड़ा था आपका 70,000 पड़ा था आई, 20,000 पड़ा था सी, एंड 20,000 पड़ा था आपके पास एस, राइट। तो आपने जो गलत क्लेम किया, ठीक है, और जब रिवर्स करने लगे हो तब आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है। तो आपको लेजर वाइज नहीं देखना कि आई ज्यादा क्लेम किया लेकिन आई में 17,000 रह गया, नहीं। आपको टोटलिटी में देखना है। टोटलिटी में जब आपके पास वो 1,10,000 पड़ा ही है, राइट, और आपने 1 लाख गलत क्लेम किया और आपने लेकिन उसको सेट ऑफ नहीं किया आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से, क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, तो उस केस में आपको, जो आपने क्रेडिट लेजर में एक्सेस तो ले गए हो क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया, अवेल नहीं किया, क्लेम कर लिया लेकिन अवेल नहीं किया, उस केस में आपको इंटरेस्ट जमा कराने की जरूरत नहीं होती, आपको टोटलिटी में देखना है। तो फिर इन केस आपने 1 लाख ज्यादा क्लेम कर लिया गलत, लेकिन आपके पास क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट पड़ा है, तो दैट मीन्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं कराना। इंटरेस्ट तभी कराना होता है अगर आपने क्लेम करके लेजर में डाल के फिर आउटपुट टैक्स से आपने अवेल कर लिया, आउटपुट टैक्स कम जमा कराया, तब आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास सफिशिएंट पड़ा हुआ था, एज इट इज पड़ा हुआ था, तो आपको इंटरेस्ट नहीं करना, तो इसका आंसर होगा नील। तो बताओ सबको क्लियर है ये वाला प्रोविजन? मैं एक बार चेक कर दूंगा कि मैंने कहाँ पे कवर किया हुआ एग्जैक्टली, बट प्रोविजन सबको क्लियर हुई। अक्षत, आंचल, गगन, हरप्रीत, मन्नत, पंकुश, प्रियांशु, शगुन, शेरी, पंकज। अगर नहीं हुई क्लियर तो माइक ऑन करके मैसेज पे लिख दो, सर एक बार फिर से समझा दो। बट अगर क्लियर हो गया तो इसको मैं आगे रीड करवा देता हूँ तुम्हें। ओके, तो in respect of excess claim of ITC under IGST, the firm would be liable to pay interest on the excess availed IGST ITC amount of, तो आंसर नील है। तो इसको यहां से तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ। इंटरेस्ट इज पेबल ओनली ऑन रॉन्गली अवेल्ड, क्लेम कर लिया गलत उस पे इंटरेस्ट नहीं होता। क्लेम करके अगर गलत अवेल कर लिया, और क्लेम और अवेल तुम्हें याद है क्रेडिट लेजर में मैंने तुम्हें समझाया था, आईटीसी जब हम 3B में डालते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आपने क्लेम कर लिया क्रेडिट लेजर में ले आए, और उसके बाद अगर आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर दिया, दैट मीन्स अवेल हो गया, ठीक है। तो वो अगर तभी होता है जब आपने उसको टैक्स यूज किया पे करने के लिए क्रेडिट लेजर को, बट इस केस में नहीं हुआ। In this case, even though 1 lakh of IGST ITC was wrongly availed, यहाँ पे claimed होना चाहिए वैसे word, the taxpayer already had enough correct ITC available across CSI 1,10,000 in total. Since the law checks utilization based on overall ITC pool and not ledger wise, the wrong credit would not have been used at all. Therefore, the wrongly availed ITC is considered unutilized and no interest is payable. तो बताओ क्लियर हुआ सबको? राइट, ओके, अगला केस सिनेरियो देखते हैं। केस सिनेरियो नंबर 10, तो छोटा सा ही है। इस पे कितने क्वेश्चंस पूछे? 3 पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेदर द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय ऋषभ एंटरप्राइजेस ऑन 3 जुलाई इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 का टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग है, तो हमने रिवाइज भी किया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। Was Rishabh Enterprises required to mention HSN code on the tax invoice? तो इसके ऊपर है, इनवॉइस के ऊपर ही है।
फिर इज द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द बफ ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 51। तो टीडीएस के ऊपर है, तो सिंपल सा है, स्टार्ट करते हैं। ऋषभ एंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर बेस्ड इन महाराष्ट्र सप्लाइड इलेक्ट्रिकल गुड्स across various states in India. Recently, it entered into a contract with Drona Electronics, a PSU, public sector undertaking है, ध्यान से, based in Gujarat, for supplying electrical panels worth 320 excluding GST। तो ऋषभ एंटरप्राइजेस सप्लायर है कि रेसिपिएंट है? ये सप्लायर है। और द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? रेसिपिएंट है। और एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। गुड्स जो रिमूव हुए ऋषभ के वेयर हाउस से 2 जुलाई को रिमूव हुए और ट्रांसपोर्ट हुए गुजरात, पीएसयू जो द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स है, थ्रू अ रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू हुआ वो रजिस्टर्ड है। ई वे बिल वॉज ड्यूली जनरेटेड प्रायर टू द मूवमेंट। तो आपको ई वे बिल ध्यान होगा कि मूवमेंट से पहले जनरेट करना होता है। ठीक है। अब while reviewing the transaction, accounts manager noticed that the tax invoice, जो इसका टैक्स इनवॉइस इशू हुआ ना, वो 5 अगस्त को हुआ। मतलब काफी लेट आफ्टर रिमूवल ऑफ गुड्स। 2 जुलाई को गुड्स रिमूव हुए, लेकिन जो इनवॉइस इशू हुआ 5 अगस्त को हुआ। और एडिशनली ऋषभ हैड फेल्ड टू मेंशन द एचएसएन कोड इन द इनवॉइस, क्योंकि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर, ऑल दो पता रहा है एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में वॉज 7 करोड़। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। टैक्स इनवॉइस जो ऋषभ एंटरप्राइजेस ने, वेदर द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय ऋषभ एंटरप्राइजेस ऑन 3 जुलाई इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 31। यहाँ पे बोल रहा है 5 अगस्त है, यहाँ बोल रहा है 3 जुलाई। चलो क्वेश्चन के वो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। Yes, invoice can be issued post delivery of electrical panels. Invoiced invoice must be issued within 30 days from the supply. Invoice must be issued before or at the time of removal of goods. Since the supply is interstate, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज फ्लेक्सिबल। थोड़ा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर आप सिर्फ लॉ की बात करो, सेक्शन 31 की बात करो, गुड्स के केस में इनवॉइस की बात करो, उससे आप ठीक आंसर बता पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्या हम पोस्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद, डिलीवरी मतलब कि रेसिपिएंट के पास पहुंच जाए उसके बाद इनवॉइस इशू कर दे, क्या ये ठीक है बात? पहला। सेकंड, क्या गुड्स के केस में इनवॉइस हम सप्लाई के 30 डेज के विद इन क्या इशू कर सकते हैं जब उसको गुड्स मिली? थर्ड, इनवॉइस इश्यू होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। या फोर्थ, इंटरस्टेट सप्लाई है तो आप अपने हिसाब से जब मर्जी इनवॉइस इशू करो। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक, तो सी है। तो इस क्वेश्चन की मेरे को लग रहा है फ्रेमिंग में थोड़ी सी कोई दिक्कत है, या मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्लियरली आंसर पता लग पा रहा है। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इसमें देखते हैं उन्होंने आंसर क्या गिवन। बस यही गिवन है, 31 1। आगे देखते हैं। ऋषभ एंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड ऑन द टैक्स इनवॉइस। क्या उसको एचएसएन कोड मेंशन करना था? पहला है नो, ऑप्शनल है अगर आपकी टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया है? सेकेंड, उसको एचएसएन इशू करना था, 4 डिजिट का एचएसएन इज मैंडेटरी फॉर बी टू सी। Yes, 6 digit HSN is mandatory for turnover exceeding 5 crore. No, since supply was to a PSU, invoice format is flexible. तो बताओ याद है कि नहीं है? क्या है ऑप्शन ए बी सी डी में? सी सी। सब बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, मैं तुम्हें रिकॉल भी करा देता हूँ। मैंने एचएसएन के ऊपर तुम्हें करवाया हुआ है, इनवॉइस चैप्टर में ही करवाया था। मैं नोट्स निकालने, नोट्स निकाल लो चाहे। इनवॉइस चैप्टर ना मेरे से यहाँ पे लगता है शायद डिलीट हो गया है, बट मैंने करवाया हुआ है। उसमें ये था कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 करोड़, 6 डिजिट, और अगर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट, लेकिन एचएसएन कंपलसरी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि टर्नओवर 7 करोड़ है पिछले ईयर में, तो 6 डिजिट का एचएसएन मैंडेटरी है। तो टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है। तो बताओ सबको याद है? ये नोट्स में है कवर्ड सबके, आप अपने नोट्स में देख सकते हो, कवर करवाया हुआ मैंने। ठीक है।
उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स इज द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो जो सप्लायर है ऋषभ एंटरप्राइजेस उसने सप्लाई करी। द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स एक पीएसयू है। तो क्या पीएसयू को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 51? तो पहला क्या है, नो। एज द टीडीएस अप्लाइज ओनली टू सर्विसेज। क्या मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि टीडीएस जो सेक्शन 51 है सिर्फ सर्विसेज के केस में लगता है, गुड्स के केस में नहीं लगता? फिर सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख और द्रोना एक नोटिफाइड डिडक्टर है, क्या पीएसयू कवर्ड था जब मैंने सेक्शन 51 कराया था? और क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से एक्सीड है तो टीडीएस डिडक्ट होने की जरूरत होती है? थर्ड, टीडीएस डिडक्ट इसलिए होना है क्योंकि सप्लाई इंटरस्टेट है। या फोर्थ, नहीं होना, द्रोना इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट अ नोटिफाइड डिडक्टर अंडर जीएसटी लॉ। तो बताओ क्या है करेक्ट ऑप्शन? इजी है, मेरे ख्याल से सबको आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पीएसयू एक नोटिफाइड डिडक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप चेक कर सकते हो, पीएसयू आपका यहाँ पे है कवर्ड, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने से एक्सीड होनी चाहिए? 2.5 लाख से। 2.5 लाख से तो करवाया हुआ है। तो इसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं बताया था कि गुड्स या सर्विसेज हो तभी होता है। तो आपको ये वाला इजी है आप सबके लिए, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, केस सिनेरियो जितने भी की हैं? अगला करें? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, केस सिनेरियो नंबर 11 छोटा सा है। तो कितने क्वेश्चन है इसके ऊपर? 4 क्वेश्चन है, तो एक एक करके पढ़ रहा हूँ। इस टैक्स एप्लीकेबल ऑन स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। तो स्टॉक ट्रांसफर हो रही है, मेरे ख्याल से स्टॉक ट्रांसफर हो रही है, सप्लाई नहीं है। शायद ये कह रहे हैं वो, देखते हैं। ई वे बिल की वैलिडिटी कब है फॉर अ स्टॉक ट्रांसफर? या इज द ई बिल वैलिड, सॉरी, इज द ई वे बिल वैलिड फॉर अ स्टॉक ट्रांसफर? थर्ड, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इन पेमेंट इन टैक्स पेमेंट बाय 22 डेज। तो कितना इंटरेस्ट या लेट फीस लगती है? फिर इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन एमपीज ब्रांच सप्लाई टू अ लोकल अथॉरिटी? तो टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन है। तो केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। प्रकाश एंड सन्स एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, ऑपरेट कहाँ से कर रहा है? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में उसका है ऑपरेशंस। और उसकी ब्रांचेस कहाँ पे है? दो अलग स्टेट्स में भी है, गुजरात और मध्य प्रदेश। ऑल अंडर द सेम पैन, सबका पैन सेम है, और सब जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल ठीक है, सेपरेटली रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपस में डीडीपी होंगे। अब महाराष्ट्र ऑफिस ने गुड्स प्रोक्योर किए वर्थ 15 लाख। महाराष्ट्र ऑफिस ने प्रोक्योर किए गुड्स वर्थ 15 लाख, एंड फिर प्रोक्योर करके उनमें से कुछ गुड्स ट्रांसफर कर दिए गुजरात ब्रांच को 6 लाख रुपए के ऑन अ डिलीवरी चलान विदाउट चार्जिंग टैक्स। तो अब अपनी तरफ से वो क्या कह रहे हैं कि देखो हम महाराष्ट्र है, हम महाराष्ट्र में अपनी ही ब्रांच गुजरात को भेज रहे हैं गुड्स, टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, डिलीवरी चलाना है, सप्लाई नहीं मान रहे अपनी तरफ से वो। तो क्या इस स्टॉक ट्रांसफर पे अपनी तरफ से उन्होंने स्टॉक ट्रांसफर बना दिया, क्या इस पे टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है? क्या ये सप्लाई होना चाहिए था? क्या इस पे इनवॉइस आना चाहिए था? तो ऑप्शंस क्या है? यस, एज ब्रांचेस आर डिस्टिंक्ट पर्सन तो टैक्स एप्लीकेबल था। नहीं, क्योंकि ट्रांसफर ही गुड्स किस पे हुए? डिलीवरी चालान पे हुए है। तो डिलीवरी चालान पे होगी तो ठीक है, टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि देखो पैन तो सेम है। यस, टैक्स एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि स्टॉक का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है। तो बताओ मैंने आपको क्या पढ़ा है, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सबने पहले ही आंसर किया हुआ ए। तो बिल्कुल ठीक, ये आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है, अलग स्टेट्स में है। इसको टेक्निकली स्टॉक ट्रांसफर नहीं कहेंगे, हम इसको जीएसटी में सप्लाई कहेंगे। और डिलीवरी चालान के बेसिस पे नहीं होना चाहिए था, ये इनवॉइस इनवॉइस टैक्स इनवॉइस बनना चाहिए था, और सप्लाई होगा और टैक्स भी पेबल होगा, राइट। तो एक स्टेट इसका टैक्स आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड टैक्स जमा कराएगा, एक स्टेट इसका आईटीसी लेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए।
बिल्कुल ठीक। राइट। और ईवे बिल जनरेट किया, ईवे बिल जनरेट होना चाहिए। हाउएवर द महाराष्ट्र ब्रांच डिलेड द टैक्स पेमेंट ऑफ ₹3 लाख C+S ऑन इट्स लोकल सेल्स बाय 22 days। तो उन्होंने दो और पॉइंट्स गिवन है कि ईवे बिल जनरेट हुआ है। अब ईवे बिल क्या वैलिड है अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रही हो? तो क्वेश्चन वो जेनेरिक पूछ रहा है, क्या ई वे बिल स्टॉक ट्रांसफर के केस में बनना चाहिए? तो पहला, नो, ई वे बिल तभी होता है जब टैक्सेबल सप्लाईज होती है। ई वे बिल बनना चाहिए क्योंकि ई वे बिल रिक्वायर्ड है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। थर्ड, नो, ई वे बिल नहीं बनना चाहिए क्योंकि वैल्यू कितने से कम है? 10 लाख से कम है। ई वे बिल इसलिए बनना चाहिए अगर बिटवीन ब्रांचेस, खुद की ब्रांचेस है, तभी ई वे बिल बनता है। तो आपको याद है अगर आंसर तो आंसर दो, अगर नहीं याद तो थम्स डाउन कर दो। बिल्कुल ठीक, ई वे बिल हमेशा बनेगा अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही हो। देखो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ कि गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ट्रक में माल लोड होके जा रहा है, तो किस रीजन की वजह से जा रहा है? क्या ये है कि सप्लाई होनी चाहिए तभी ईवे बिल जनरेट होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई है? नहीं, अगर आप गुड्स मूव कर रहे हो, चाहे आप अपने स्टेट के विद इन ही कर रहे हो, डीडीपी के साथ ना कर रहे हो, सेम एस्टेब्लिशमेंट है, सेम जीएसटी नंबर है, तब भी ईवे बिल होगा। कई बार आप गुड्स बेचते हो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सप्लाई नहीं हुई, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, सामने वाला रेसिपिएंट बाद में बताएगा, लेकिन गुड्स तो मूव हो रही है ना, ई वे बिल बनेगा। और वहां पे ऑप्शन आती है ई वे बिल में कि किस वजह से मूवमेंट हो रही है गुड्स की, तो आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस टिक करोगे। कई बार जॉब वर्क के लिए माल भेजते हो, अब जॉब वर्क के केस में जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजी जा रही है, क्या उसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, क्या उसको मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, कि उसको भेज रहा हूँ कि उस पर काम करे एंड रिटर्न कर दे मेरे को काम करके? तो टेक्निकली तो मैं गुड्स सर्विस के लिए भेज रहा हूँ कि उस पर सर्विस करवानी है, बट क्या वो सप्लाई है? नहीं है, बट फिर भी क्या जॉब वर्कर को अगर गुड्स भेजे, क्या ईवे बिल बनेगा? यस। तो ईवे बिल हमेशा बनेगा जब क्या होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। और वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है? अमाउंट क्या सबको याद है? कितनी अमाउंट पे ईवे बिल बनता है? कंसाइनमेंट वैल्यू बताओ। इधर तो 10 लाख बोल रहे हैं वो, बट क्या है लिमिट? 50,000। वेल डन। तो 50,000 लिमिट है, तो वो याद रखनी है आपको। तब नहीं बनेगा अगर 50,000 से कंसाइनमेंट वैल्यू कम हो। तो यहाँ तो 10 लाख, 10 लाख तो बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ही गलत इन्होंने प्रोविजन डाली हुई है। चलो थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इन पेमेंट बाय 22 days? तो अगर 22 दिन का डिले हो गया है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? 3 लाख रुपए C+S नहीं जमा कराया, इंटरेस्ट लगेगा 24% पर एनम के हिसाब से, लेट फी लगेगी सिर्फ 100 पर डे ओनली, इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम फॉर डिले, या डी, नो इंटरेस्ट इज पेएबल, नो इंटरेस्ट इज पेएबल इफ पेमेंट विद इन 30 days ऑफ ड्यू डेट। तो क्या आपको याद है कि क्या इंटरेस्ट लगेगा या लेट फीस लगेगा, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, या लगेगा ही नहीं? क्या करेक्ट ऑप्शन है? हरप्रीत और गगन ने सी आंसर दिया है, सी। तो आपको रिकॉल करा देता हूं, वैसे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ एक्ट में कि 24% तक लग सकता है, आपको याद होगा मैंने करवाया था ये। दिखा भी देता हूँ, पेमेंट ऑफ टैक्स का ये कंसेप्ट है। बट अभी करेंटली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है? 18%। इससे ना आपको ज्यादा अच्छे से लर्न होता है जब आपके मॉड्यूल में दिखा देता हूँ, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ फिर ना प्रिंट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट 24%। मैंने ये इसलिए लिखवाया, कल को क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि एक्ट में मैक्सिमम रेट कितना बोला हुआ है, उसका आंसर 24% है, लेकिन अभी करंट इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना नोटिफाई किया हुआ है? उन्होंने 18% किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ 18% है, फ्यूचर में बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, बट एक लिमिट तक है, कितना? 24% तक। हाँ ये देखो, आपको मैं वही बता रहा था, इनपुट टैक्स अगर रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, जो मैं कह रहा था पीछे वाला कि कहाँ पे है, अगर यूटिलाइज किया हो तब ही आपको क्या होता है? अम, जमा कराना होता है विद इंटरेस्ट। अगर आपने सिर्फ अवेल के लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, तब आपको इंटरेस्ट जमा नहीं कराना होता है।
ओके, क्लियर हुआ सबको? और लेट फीस कब लगती है? लेट फीस तब लगती है जब आप रिटर्न्स लेट फाइल करो। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें टैक्स कम जमा कराया, उस केस में सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। लेट फीस इज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इंटरेस्ट इज फॉर टैक्स कम जमा कराया हो। क्लियर है सबको? थम्स अप करो अगर क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी। इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन एमपीज ब्रांच सप्लायर टू अ लोकल अथॉरिटी? नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि सप्लाई इंटरस्टेट है। एप्लीकेबल है क्योंकि सप्लाई 2.5 लाख की अमाउंट से ज्यादा है। सी, नो टीडीएस। नो टीडीएस तभी लगता है अगर सर्विसेज हो। टीडीएस एप्लीकेबल है क्योंकि पेमेंट क्या है, कैश में, क्रेडिट पे नहीं है। कौन सा आंसर है बताओ? मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं देखा इसका। बी बिल्कुल ठीक, कि अगर आपकी वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है कि इनवॉइस वैल्यू देखनी है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 3 लाख का हो, ठीक है, और दो अलग अलग इनवॉइस इशू हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में 3 लाख का टोटल जो हमने करना था, और दो 1.5 1.5 लाख के होने हैं। तो क्या उस केस में टीडीएस होगा कि हाँ देखो, एक पर्टिकुलर इनवॉइस 1.5 लाख का है, फिर एक और 1.5 लाख का है, तो उस केस में क्या टीडीएस नहीं कटना? कि कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में एग्रीमेंट होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लॉ में आप पढ़ते हो ना? तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है कि इनवॉइस वैल्यू देखनी है टीडीएस के लिए? हरप्रीत का आंसर आ गया, बाकी सबको भी याद है, ये चीज मैंने करवाई है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है, बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये केस सिनेरियो भी डन है। अगला देखते हैं। केस सिनेरियो नंबर 12, ये भी छोटा सा है, इसके ऊपर भी 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू टीसीएस? सेक्शन 52, एप्लीकेबिलिटी ऑन फूड एक्सप्रेस लिमिटेड फॉर पेमेंट्स कलेक्टेड बाय इट। पहला ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। फिर, इज ई वे बिल रिक्वायर्ड, एक सेकेंड होल्ड करना। राइट, तो टीसीएस के रिगार्डिंग है। सेकंड है, ईवे बिल रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ फूड बिटवीन अरोमा कैफे आउटलेट्स। तो ईवे बिल क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। फिर, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डिले इन टीसीएस डिपॉजिट बाय फूड एक्सप्रेस? तो 3 ही क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फूड एक्सप्रेस लिमिटेड इज अ ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली। It collects payment on the behalf of restaurants and deducts 1% TCS। तो क्या करता है, रेस्टोरेंट के बिहाफ पे जो भी खाना इसके ऐप के थ्रू हो रहा है, तो रेस्टोरेंट के बिहाफ पे ये टीसीएस पेमेंट्स कलेक्ट करता है, और 1% टीसीएस डिडक्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो यस, टीसीएस इज एप्लीकेबल एज पेमेंट इज कलेक्टेड बाय इट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट। तो ये जो फूड एग्रीगेटर है, फूड एक्सप्रेस लिमिटेड, तो टीडीएस एप्लीकेबल है एज पेमेंट वो कलेक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट। सेकेंड, टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल सिंस रेस्टोरेंट आर नॉट सेलर्स। थर्ड, TCS is applicable only if value exceeds 50,000. D. TCS is not applicable since food is exempt from GST। अब ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, दो सेक्शंस थे, एक 9(5) थे और एक सेक्शन 52 था। 9(5) में ना मैंने आपको बताया था कि जोमेटो और स्विगी इधर आते हैं,
और उसमें क्या होता है 9(5) में सारे का सारा टैक्स जो होता है वो ये ईसीओ या फूड एग्रीगेटर ये सारे का सारा जमा कराते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं कराते जमा। ठीक है। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जोमेटो स्विगी के थ्रू एक रेस्टोरेंट सेल करता है ये सिर्फ फूड वो वाला नहीं करता जो ये रेस्टोरेंट्स बनाते हैं। कई बार कोका कोला, ठीक है, जो चीज लेस के पैकेट वगैरह रेस्टोरेंट वो भी सप्लाई कर देता है, तो उस केस में वो ट्रेडिंग हो जाता है। तो जो तो रेस्टोरेंट खुद बना के बेच रहा है, कोई भी फूड आइटम बेच रहा है, वो 9(5) में आ जाती है। और अगर कोई कोक का कैन है, ठीक है, उस केस में 52 अप्लाई होता है। और उस केस में क्या होता है, जोमैटो या स्विगी क्या करता है, टीसीएस काट लेता है जीएसटी पेमेंट में से, और बाकी पेमेंट जो होती है वो रेस्टोरेंट को दे देता है कि हाँ कि ये ले कोक वगैरह जो तूने मेरे ऐप के थ्रू करी है सप्लाई, उसका मैं टीसीएस कलेक्ट कर रही हूँ, बाकी रिमेनिंग जीएसटी पकड़ और खुद जमा कराइयो, टीसीएस तेरे कैश लेजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो इस वाली चीज की कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? राइट। तो अब इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? यस, टीसीएस इज एप्लीकेबल एज पेमेंट इज कलेक्टेड बाय इट। तो जोमेटो स्विगी या यहाँ पे फूड एक्सप्रेस है, तो ये इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि देखो ये पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, और टेक्निकली ये टैक्स बनता किसका है? टैक्स बनता है रेस्टोरेंट्स का। तो यस, टीसीएस इज एप्लीकेबल। सेकंड, टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल सिंस रेस्टोरेंट आर नॉट सेलर्स। भाई रेस्टोरेंट ही तो सेलर है। एंड ऑफ द डे माल कौन बेच रहा है? ये सारा फूड वगैरह, चाहे वो खुद बना के बेच रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो गुड्स की, जैसे कोक का कैन हो गया, राइट? तो रेस्टोरेंट ही सेलर्स है, इसलिए ये वाला तो गलत है। फिर टीसीएस इज एप्लीकेबल ओनली वैल्यू एक्सीड्स 50,000, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। और फूड क्या जीएसटी से एग्जम्प्ट है? नहीं, फूड इज टैक्सेबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो बताओ सबको क्लियर हुआ ये चीज? काफी बच्चों ने आंसर दिया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर अगला देखते हैं। इज ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ फूड बिटवीन अरोमा कैफे आउटलेट? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ जीएसटी ऑडिट इट इज फाउंड दैट while टीसीएस was correctly directed on payment to restaurants in June, it failed to report these TCS details in the return and delayed payment of 1.5 lakh। तो देखो क्या हुआ, टीसीएस तो कार ठीक लिया फूड एक्सप्रेस लिमिटेड ने, बेसिकली ये जोमेटो या स्विगी की तरह ही हो गया। फूड एक्सप्रेस को वो मानो रेस्टोरेंट नहीं है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप या एग्रीगेटर है। इन्होंने रेस्टोरेंट से तो टीसीएस काट लिया, लेकिन टीसीएस जो है ना जमा नहीं कराया, और 1.5 लाख का डिले कर दिया पेमेंट में, डिपॉजिट में। एडिशनली अरोमा कैफे जो है सेंड फूड आइटम्स to its other outlet in Noida without generating e-way bill, assuming food is perishable and not covered। एक और उन्होंने एग्जांपल दे दिया, एक रेस्टोरेंट होगा रोमा कैफे, उसने अपने एक आउटलेट नोएडा से दूसरे आउटलेट में फूड भेजा, और फूड क्योंकि पेरिशेबल है तो उन्होंने ई वे बिल नहीं बनाया, तो एक ये है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड है फॉर मूवमेंट ऑफ फूड बिटवीन अरोमा कैफे आउटलेट? नहीं है क्योंकि फूड पेरिशेबल है। यस, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 है। नहीं, अगर डिस्टेंस बिलो 50 किलोमीटर्स है। यस, इफ ओनली इफ ट्रांसपोर्टेड बाय हायर्ड व्हीकल। तो ई वे बिल के रिगार्डिंग बताओ, ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक, बी। अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल बनेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि पेरिशेबल है खराब हो जाएगा तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही गलत। कोई डिस्टेंस का है नहीं है 50 किलोमीटर्स का। वो तब होता है जब ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो, तब आपको डिस्टेंस देखना होता है। ई वे बिल को बिना मैं रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो हायर्ड व्हीकल से, किसी से भाड़े पे व्हीकल कोई और कर रहा है, तभी ई वे बिल बनाना है। खुद का व्हीकल हो या ना हो, ई वे बिल बनेगा अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला देखते हैं। वॉट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डिले इन
टीसीएस, डिपॉजिट बाय फूड एक्सप्रेस। अब देखो उसने टीसीएस है, रेस्टोरेंट से कट कर लिया और डिपॉजिट भी नहीं कराया, अपने पास रखा सरकार का पैसा, तो सिर्फ पेनल्टी लगेगी, पहला ऑप्शन। कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। थर्ड, इंटरेस्ट भी लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी। या फिर जो सप्लायर्स है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स है, उनको टीसीएस रिवर्स करना पड़ेगा, या बेसिकली उनको कैश लेजर में उसका बेनिफिट नहीं है, तो बस यही कॉन्सिक्वेंस है। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, पेनल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा, दोनों लगेंगे। देखता हूँ ये मैंने अगर कवर करवाया हुआ है। हम्म, तो सेक्शन 52 में एक बार देख लेता हूँ, अगर नहीं करवाया तो हम अभी नोट कर लेंगे। ये रहा। ये देखो। द कंसर्न सप्लायर इन हुज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एनी अमाउंट हैज बीन एडेड। एक सेकेंड। मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 3 और 4 में यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और एंड में पेनल्टी भी मेंशन है, बट ये नोटिस का है। हम्म, यहाँ पे ऐड कर लेना अपने नोट्स में ना, कि पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराया। तो यहाँ पे 52, सेक्शन 52 में आपका 3 और 4 में यहाँ पे पेनल्टी भी है, मैं इसको चेक भी कर लूंगा, तो यहाँ पे लिख लो, पेनल्टी विल ऑल्सो बी लायबल। ठीक है, चलो क्लियर है। पेनल्टी ऐड कर लेना। वैसे आंसर सबने ठीक दिया, बट नोट्स में शायद कवर्ड नहीं था, तो उसको आप ऐड कर लेना। राइट, अगला देखते हैं। एक एमसीक्यू और करेंगे, केस सिनेरियो और करेंगे, तो उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे देखो 52, 3 और 4 लिखा हुआ है। डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीसीएस अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। राइट। अगला केस सिनेरियो 13, ये लास्ट है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चंस कितने हैं इसके ऊपर? पांच। पांच क्वेश्चंस है, पांच क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चंस है, लेकिन केस सिनेरियो छोटा सा है। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई मेड बिटवीन एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिस्टर ए एंड बिटवीन मिस्टर ए एंड बी? तो दो सप्लाईज का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है। फिर हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल्स फॉर सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन्स? फिर व्हाट इज द लास्ट डेट टू रेक्टिफाई ट्रांजेक्शन डन विद मिस्टर जेड? एंड व्हाट शुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रेंटेड गोडाउन? और एक और है, मिस्टर ए इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑन मोबाइल फोन्स परचेज। तो क्या आईटीसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात, अंडर जीएसटी। तो ये डील करता है टीवी बेचने में, कूलर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। उसने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ली, ठीक है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने मिस्टर ए, जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है, मिस्टर ए ने 5 मोबाइल फोन परचेज किए और इंस्ट्रक्ट किया एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को कि तू ये डिलीवर कर मोबाइल फोन को टू
मिस्टर बी इन पुणे महाराष्ट्र। तो देखो, मिस्टर ए है, ठीक है, उसने क्या बोला एक्स को कि तू बिल मेरे को कर, राइट, और शिप कर तू मिस्टर बी को। तो एक सप्लाई है कि दो सप्लाईज है? इस केस में बिल टू शिप टू है, एक सप्लाई की दो सप्लाईज, मैंने करवाया हुआ है ये। दो सप्लाईज है, बिल्कुल ठीक हरप्रीत। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो देखो, पहली सप्लाई किसके बीच में हो रही है? एक्स और ए के बीच में, यही है ना। एक्स को बोल दिया हाँ शिप मिस्टर बी को कर, लेकिन एक्स बिल किसको काट रहा है? मिस्टर ए को काट रहा है। मिस्टर ए रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है राजस्थान में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की गुजरात, इन चारों में से कौन सा होगा ये देखना है। फिर दूसरी सप्लाई किसको है? ए और बी को। ए ने बी को करी। ए कहां पे है? राजस्थान में। और बी कहां पे है? बी है आपका महाराष्ट्र में। तो सेकंड सप्लाई कहां होगी? महाराष्ट्र, राजस्थान, दोनों में से कहां होगी? तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। ए। वेरी गुड, सब सब स्टूडेंट्स ठीक आंसर दे रहे हैं। देखो, पहली सप्लाई होगी मिस्टर ए को, ये रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी, तो दैट विल बी राजस्थान। तो राजस्थान होगी, राइट। उसके बाद दूसरी सप्लाई है ए और बी को, बी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी? महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, बिल्कुल ठीक, राइट। उसके बाद एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड अ सप्लाई टू मिस्टर जेड ऑन एक साथ 24 अमाउंटिंग टू 1 लाख एट द रेट ऑफ 18%. However, an error related to this transaction was discovered in November 25। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, नहीं पहले तो पूछा हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल फॉर सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन्स। तो इसमें जो ये ट्रांजेक्शन हुई है बिल टू शिप टू, इसमें ई वे बिल किसको बनाना है? एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को, मिस्टर ए को, both X and A since two supplies are involved in this case, या फिर X भी बना सकता है, मिस्टर ए भी बना सकता है, बट ओनली वन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो बताओ, ई वे बिल जो X से शिप हुआ बी को, ई वे बिल किसने बनाना है? X ने बनाना है, ए ने बनाना है, दोनों ने बनाना है, या दोनों में से कोई भी एक बना दे? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। बिल्कुल ठीक, डी। कोई भी बना सकता है, सप्लायर भी बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, एंड रेसिपिएंट भी बना सकता है, बट एक ई वे बिल बनेगा, मल्टीपल ई वे बिल नहीं बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। अब एक एरर हो गया रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, जो हमने 1 लाख की सप्लाई करी एक साथ 24 को, और डिस्कवर हुई नवंबर 25 में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, जीएसटी रेट 18% है। तो व्हाट विल बी द लास्ट डेट टू रेक्टिफाई ट्रांजेक्शन डन विद मिस्टर जेड? 30/11/25, 31/10/25, 31/3/25, या 31/12/25? कुछ एनुअल ड्यू डेट की बोली हुई है। हाँ देखो, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी थी 31/10/25 को। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये तो मैंने करवाया हुआ है कि अगर कोई ओमिशन वो हो गया, कोई गलती होगी तो कब तक ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की बात कर रहा होगा, डेबिट नोट का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो सब आंसर बी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, 31/10/25, क्योंकि एनुअल रिटर्न पहले फाइल होगी। तो अगर एनुअल रिटर्न पहले फाइल होगी 30/11 से, तो वो डेट बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन इलेक्ट्रॉन एक्स इलेक्ट्रॉनिक took a godown for a period of 6 months near its shop on rent from मिस्टर जी, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने गोडाउन लिया 6 महीने के लिए, किससे लिया? मिस्टर जी से लिया, जो कि अनरजिस्टर्ड है, फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। और रेंट कितना है? 15,000 पर मंथ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा उन्होंने, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। अब व्हाट शुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट फॉर रेंटेड गोडाउन? एग्जाम्प्ट है,
because rent amount is less than 20,000 per person per month and taken for a minimum continuous period of 90 days। तो ये तो अकोमोडेशन वाला हो गया। क्या ये अकोमोडेशन सर्विसेज है, याद है आपको हॉस्टल वगैरह, उसमें थी ये वाली लिमिट। तो उन्होंने यहाँ पे पुट कर दी 20,000 प्लस आपका कंटिन्यूस 90 डेज। सेकेंड, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज और एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। थर्ड, मिस्टर जी, ओनर ऑफ गोडाउन, हैज टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अनरजिस्टर्ड बंदा है, फॉरवर्ड चार्ज में उसको पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो रेंटिंग सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। अगर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है तो मिस्टर जी इंजॉय नहीं कर सकता, उसको नंबर लेके फॉरवर्ड चार्ज में करना पड़ेगा। Last option, transaction will be exempt from GST because it falls under the forward charge mechanism and supplier is an unregistered person। तो मुझे बताओ क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्या ये आरसीएम में है कि फॉरवर्ड चार्ज में है? क्या आरसीएम में है ये कवर्ड? सबको याद है, अगर आपने कोई ड्वेलिंग दी अदर देन अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और आपका जो सप्लायर है अगर वो अनरजिस्टर्ड है और आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। और ये मैंने आपको एक केस समझाया भी था। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग से इनकम आती है, ठीक है, रेंटल इनकम कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कमर्शियल उनके पास जगह है, तो वो जान के ना दो बन जाते हैं लैंडलॉर्ड, 50-50 ओनरशिप ले लेते हैं और अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट दोनों ही 20-20 लाख से कम करते हैं, ताकि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी ना है। उससे ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर रेसिपिएंट इस केस में रजिस्टर्ड है ना, तो आरसीएम में कवर कर देते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में रखा तो वो एक तरह से सप्लाई एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि फॉरवर्ड है और सप्लायर को तो वैसे ही जीएसटी नहीं एप्लीकेबल। तो इस केस में उन्होंने आरसीएम में कवर किया था और ये बाद में अमेंडमेंट लाए थे, ये शुरू से नहीं था। तो ये लोगों ने लूप होल ढूंढा था और लूप होल को प्लग करने के लिए उन्होंने इनको आरसीएम में कवर किया। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर है सबको? राइट, अगला देखते हैं, लास्ट। इज मिस्टर ए एलिजिबल टू टेक आईटीसी क्रेडिट ऑन मोबाइल फोन परचेज? किसकी बात कर रहे हैं ये? मिस्टर ए की, हाँ। तो देखो मिस्टर ए है, इसने 5 मोबाइल फोन परचेज किए थे ना, तो क्या इसको आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको मोबाइल फोन रिसीव ही नहीं हुए। एंड आईटीसी की एक कंडीशन है कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। Second, yes, it is the case. It will be deemed that Mr. A has received the goods, so and ITC will be available to him. Third, ITC मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर ए को एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को कि उसने ये मोबाइल फोन्स परचेज किए थे और उसकी डायरेक्शन में, लेकिन गुड्स डिलीवर किसको किए थे? मिस्टर बी को। डी, नो, एज दिस ट्रांजेक्शन इज अंडर ब्लॉक क्रेडिट, तारा 5 में ब्लॉक्ड है। एंड ए कैन नॉट अवेल आईटीसी। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, मेरे ख्याल से सबको ठीक आंसर आना चाहिए। क्या है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। तो कंडीशन है गुड्स शुड बी डिलीवर्ड, रेसिपिएंट को गुड्स मिलने चाहिए, तो वो क्या कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है? तो आपको रिकॉल करा देता हूँ, बिल टू शिप टू के केस में वो वाली कंडीशन आपकी एक्सेप्शन बन जाती है। तो आईटीसी में एक बार रिकॉल करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपके ध्यान में रहे जब एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन आपकी 16 कौन सी थी, ये 2। रजिस्टर्ड पर्सन जिसको आईटीसी लेना है उसको गुड्स रिसीव होनी चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट हो इट इज डीम टू हैव बीन रिसीव। तो ये देखो यहां से उन्होंने एक एमसीक्यू बना दिया इसके ऊपर। देख रहे हो कितना डेप्थ में पूछते हैं वो, एक छोटी सी लाइन के ऊपर एमसीक्यू बना दिया। तो आपको तभी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कवर हमने सब किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग काफी इन डेप्थ आ रही है। तो आज के लिए बहुत है, तो बताओ सबको रिवीजन हो रही है, रिकॉल हो रहे हैं प्रोविजंस, क्या जीएसटी याद आ रहा है? अगर आ रहा है थम्स अप करो और पढ़ते रहो, बैक क्वेश्चंस करते रहो, प्रोविजंस करते रहो। इनकम टैक्स के भी ऐसे ही करना, तब जाके इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्सेशन का पेपर आपका एज अ होल
हो पाएगा, क्योंकि इसमें देखो मेन आपका ये नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है, आपको अब काफ़ी क्लैरिटी आ गई है कि मेमोराइजेशन है। ज़्यादा पढ़ोगे तब दिमाग में आपके पास बैठेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि लर्न करने वाली है। सर आप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी थोड़े प्रैक्टिस करवा देना। ठीक है, मन्नत करवा दूंगा, जो आप कंपटीशन ऑफ जीएसटी कह रहे हो वो भी करवा दूंगा। बट पहले केस सिनेरियो, क्योंकि बच्चों को ना केस सिनेरियो में दिक्कत आती है। जो आपके डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लेकिन केस सिनेरियो में वो आपसे इन डेप्थ पूछ रहे हैं। तो केस सिनेरियो के बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव वाले एटलीस्ट कंपटीशन ऑफ जीएसटी के भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मैं आपको टाइमिंग वगैरह बता दूंगा। क्लास एंड कर रहा हूँ।